अच्छा किया उन्होंने, उनको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, तो देखो सारे यहाँ पे ध्यान दो। आपके सब्जेक्ट में दो पार्ट्स हैं, ईआईएस और एसएम। ईआईएस मतलब एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और सेकंड पार्ट आपका एसएम मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो आपका पोर्शन है ये मोर और लेस जो आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी थी ना वैसा वैसा है। +1 2 में बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, कुछ कुछ वैसा ही है। थ्योरेटिकल पेपर है पूरा का पूरा 100 मार्क्स का। आपका जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें आपके पास 30 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज, और 70 होता है बाकी आपका सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, 30 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और 70 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, आपके एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो आपके एमसीक्यूज आते हैं उसमें जनरली पैटर्न जो है इंस्टीट्यूट का ये रहता है कि दो तो वो देते हैं केस स्टडीज, मतलब आपके एमसीक्यूज डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आते, दो केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यू आते हैं। केस स्टडी बेस्ड मतलब आपको एक पैरा दिया जाएगा जिसमें केस स्टडी दी जाएगी, कोई बहुत सारे क्वेश्चन है उसके हम करेंगे प्रैक्टिस। केस स्टडी दी जाएगी, देन नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू के। तो लगभग 2 केस स्टडी या 3 केस स्टडी या 10 से 15 की तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, और 10 से 15 जनरल क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज। ठीक है, तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, 70 का आपका बाकी सब्जेक्टिव पेपर है। अब दोनों ही पार्ट्स ईआईएस और एसएम दोनों की वेटेज 50-50 मार्क्स की है, इक्वल इक्वल वेटेज है। आपका पेपर भी दो पार्ट्स में आता है, ईआईएस और एसएम। आपको दो अलग अलग आंसर शीट मिलती है, दोनों को आपको अलग अलग अटेम्प्ट करना होता है। 50 मार्क का ईआईएस है और 50 मार्क्स का है एसएम। ईआईएस आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड। डेटा कैसे सेव होता है, जैसे बैंक वाले जो है डेटा कैसे सेव करेंगे, अगर आप कोई कंपनी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रही है अकाउंटिंग का तो आप ऑडिट कैसे करोगे, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, हैकिंग कैसे कैसे होती है, या फिर वायरसेस, ये बेसिक आपको बताया जाएगा ओवरऑल आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, और जबकि एसएम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बिजनेस स्टडी से जैसा सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब अगर बात करें मार्क्स की तो 50-50 मार्क्स के दोनों है। पेपर पैटर्न क्या रहता है, 35 मार्क्स के सब्जेक्टिव, 15 मार्क्स के एमसीक्यू, यानी कि 15 का एमसीक्यू आपके पास आईटी से आएगा, 15 का ही एसएम से आएगा। ठीक है, सेम ऐसे आपका आईटी में है, सेम ऐसे एसएम में। क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी 5 नंबर का, और फिर आपके पास क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5, 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई 3 करने होते हैं, वो 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। एसएम का भी आईटी का भी सेम पेपर पैटर्न रहता है। आपका 5 क्वेश्चन आएंगे, पहला कंपलसरी 5 नंबर का, फिर अगले 4 क्वेश्चन 10-10 के होंगे, करने 3 होते हैं, तो 30 के वो 5 का वे 35 नंबर का आपका पेपर ऐसे बनता है, 15 के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न आपका रहता है। अब आपको सिलेबस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एसएम का जो सिलेबस है उससे डबल आईटी का सिलेबस है, मतलब ईआईएस का सिलेबस है। मतलब आपका जो एसएम का सिलेबस है उससे डबल सिलेबस ईआईएस का है, और दोनों की वेटेज फिर भी सेम है। तो इसका मतलब पहली चीज, हमारा सबसे मेन फोकस जो सबसे पहले होना चाहिए किस चीज के ऊपर होना चाहिए, एसएम। एक और रीजन भी है, बिकॉज एसएम में आपको इतनी ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, वो आप जो है रियल वर्ल्ड से कोरिलेट करके खुद की तरफ से भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन ईआईएस जो आपका कंप्यूटर रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड है, वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें आपका कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं, तो वो जनरल चीजें कम है जनरल चीजें भी वहां पे भी कोरिलेट हो सकता है, लेकिन उतने हाई लेवल तक हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी कंप्यूटर्स या उस फील्ड की उतनी ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, ना हम उस फील्ड में उतना ज्यादा इन डेप्थ कर सकते। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मेन फोकस किस पे रहना चाहिए कि एसएम बहुत अच्छे से करना है। 50 नंबर का पेपर है एसएम का, सिलेबस आधा है इन कंपेरिजन टू ईआईएस, और आधा है सिलेबस लेंथ के हिसाब से भी, और सिंप्लिसिटी तो बहुत ज्यादा ही एसएम में। ठीक है, दूसरी बात, अभी हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, देखो दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, एसएम का सिलेबस कम भी है और जो है सिंपल भी है। ओवरऑल सब्जेक्ट को देखो, कोई भी सब्जेक्ट आप करो, नवंबर में पेपर देने आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम में पूरा करना जरूरी है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूं कि 4 से 5 महीने में पूरा सिलेबस हमें करना है। अब 4 से 5 महीने में पूरा करना है, अगर आप एसएम में फालतू टाइम लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इसमें उसका कम टाइम बचेगा। तो हमें करना क्या है, जो एसएम का पोर्शन है वो सिंपल है, तो थोड़ा सा उसे फास्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा टाइम ईआईएस के लिए बच जाए, ताकि वहां पे हम उसका जो है कंपनसेशन करके उसको स्लो कर सके। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखनी, इसको हम थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। छोटे छोटे चैप्टर है, एक ही चैप्टर बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर 25 से 30 पेजेस के हैं और उसमें क्वेश्चंस भी हैं। बस ये लेंथ है, 8 चैप्टर है टोटल, एक चैप्टर 70 पेजेस का, उसके बाद सारे चैप्टर 30 पेज में है, 25 पेज के हैं, और उसमें भी 10-10, 15-15 पेजेस के आपके पास क्वेश्चन होते हैं। अब आपके सामने जैसे पहला चैप्टर है, नोट सभी को मिल गए, एक बार चेक करो चैप्टर कितना बड़ा है। 22 पेज नहीं है, ये देखो कहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आपका पेज नंबर 9 के स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपका चैप्टर पूरा हो जाता है पहले 8 पेजेस में, और इसमें भी मोस्टली आपको दिख रही इमेजेस है। हाँ तो बस इतना ही है, इसी टाइप से चैप्टर्स। वो थोड़ी सी मशीन में दिक्कत आ रही है, इस बार थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, आगे से चैप्टर 2 जो या जो भी आगे मिलेंगे उनमें नहीं आएगी इतनी दिक्कत। क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या निकलवा दूं? बुक अभी बनी नहीं है, बना रहा हूँ साथ साथ। जैसे दिक्कत ये है कि जो मैं बना रहा हूँ, देखो इस टाइप की पीपीटी बना रहा हूँ, अब ये जैसे इसमें तो आपको सिंपल दिख रही है, मैं आपको एक बार चैप्टर 2 की भी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा टाइम क्यों लग रहा है। क्या बताता हूँ, पढ़ने की टेक्निक भी बताऊंगा। ये देखो, ये आपका जैसे चैप्टर 2 है, अब आपको इसमें दिखेगा कि जो भी मतलब मैंने डाला है इसमें, ये एक्चुअल केस स्टडीज है जो भी मैंने डाली है यहाँ पे, ये एक्चुअल डेटा है, रियल वर्ल्ड का जो है डेटा है, ये सारा का सारा जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपको कोरिलेट करने में सिंप्लिसिटी होगी, मतलब आपके लिए सब्जेक्ट को समझना ज्यादा आसान होगा, ये सारे के सारे एक्चुअल डेटा है। तो मतलब मैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्चुअल डेटा ढूंढ रहा हूँ पहले, और देन उससे फिर जो है पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको चैप्टर वाइज मिल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक एक टॉपिक के रिलेशन में रियल वर्ल्ड का एग्जांपल ढूंढना ताकि आप उसको कोरिलेट कर सको, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी इस टाइप से पीपीटी बनाई है मैंने, जितने भी है आपके पास रियल वर्ल्ड के एग्जांपल लेने की कोशिश की, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके। इस वजह से जैसे रिलायंस है, रिलायंस की जो कंपनीज है जो रिलायंस ब्रांड में आती है, ये रिलायंस के अंडर कौन कौन सी कंपनीज आती है और उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, तो इस टाइप के एग्जाम्पल ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्या एक ये बनाने में जो चैप्टर सेकंड के ना, आप देखो कितनी सारी पीपीटी है, लास्ट पीपीटी 50 है और ये चैप्टर भी पूरा हुआ नहीं है। चैप्टर 2 जो सबसे बड़ा है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ये 50 पीपीटी बनी है लगभग। 50 में ये मान के चलो कि इसमें शायद 15 पीपीटी का काम और बाकी है, 65 के राउंड है, मुझे लगे 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए पहले चैप्टर में तो थोड़ी सी पीपीटी थी, और फिर इन्हीं पीपीटी से बुक बनाई गई है। आप देखोगे यही चीजें हैं जो आपकी बुक में भी है, सेम इन्हीं चीजों से बनाया गया है। क्या चैप्टर 1 में कुछ ज्यादा टाइम लगा, इसमें तो मेरे को हार्डली शायद 2 से 3 घंटे का टाइम लगा होगा, पूरा चैप्टर बना दिया था। डेली अभी तो फिलहाल डेली चल रहा है, जब तक ये पूरी बुक नहीं हो जाएगी तब तक डेली का ही 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटे का राउंड। एक्सपेरिमेंट क्यों रहा है आपके लिए, तो इतना अच्छा बनाया, बताओ पिछले बैचेस में तो एज इट इज स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट पढ़ाया था, वहां पे मुझे बोल के बताने पड़ते थे एग्जांपल, बट मैंने इस बार आपके लिए डेटा कंपाइल किया है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है तो मॉड्यूल का, बल्कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया, सब्जेक्ट का सिस्टम समझ में आ गया, अब पढ़ना कैसे वो सुन लो। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको पेपर पैटर्न क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ना कैसे वो समझ में आ जाए, क्योंकि वो चीज भी जरूरी है कि हमें पढ़ाई करनी कैसे सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे हमें आईटीएसएम कैसे पढ़ना है, अभी मैं सिर्फ एसएम का बता रहा हूँ। एसएम में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 4 क्वेश्चन होंगे, मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 5 मार्क्स का होता है, कंपलसरी होता है। फिर क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5, 4 में से आपको कोई 3 करने होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं, और सब में 2-2 पार्ट्स होते हैं, 5-5 नंबर के। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये 30 नंबर का जो है पार्ट होता है, इस 30 में से 15 का जो है केस स्टडी बेस्ड आएगा, और 15 आपका जो है जनरल क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल। केस स्टडी बेस्ड मतलब एक गिवन कंडीशन दे दी जाएगी कि एक कंपनी है XYZ, कोरोना आया अचानक से, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीज सोच रखी थी, अब उसमें दिक्कत आ रही, बताओ आप क्या करोगे। मतलब आपको जो पढ़ा है उसे प्रैक्टिकली सोचना है, और उसे फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन में एज अ सॉल्यूशन गाइड करना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, ना कि डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि ये बताओ लिख के कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है।
वो पोर्शन भी आता है। 30 में से 15 पोर्शन, 15 नंबर का यही होगा कि आपको डायरेक्टली पूछेगा इसके एडवांटेज बता दो, इसके डिसएडवांटेज बता दो, इसके टाइप्स बता दो। लेकिन आधा पेपर इस चीज का होता है कि आपको केस स्टडी बेस दिया जाएगा। एक कंपनी थी, उन्होंने ये काम किया, या उनका कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से सोच के आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, हमें पहले उसके मीनिंग को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, दूसरी बात, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए कोई भी थ्योरी का पेपर जब आप कर रहे हो। और राइटिंग स्किल का तो देखो एक ही तरीका है, टेस्ट होना। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी। पहले टेस्ट में बहुत बेकार रहेगी, दूसरे में थोड़ी सी इंप्रूव होगी, तीसरे में और इंप्रूव होगी। जब आपके 7-8 चैप्टर के टेस्ट हो चुके होंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ अब हमें समझ में आ गया आंसर कैसे लिखना है, कैसे कन्वे करना है। तो अभी कुछ मत पूछना मुझसे कि कैसे आंसर करना है, पहला टेस्ट होगा। ठीक है, आप आंसर अपने हिसाब से करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या क्या गलती की और कैसे आपको आंसर ठीक करना चाहिए, फिर आप थोड़ा सा इंप्रूव करोगे, इस टाइप से आपका धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा। ठीक है, तो राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना है। तीसरी बात, करना कैसे है। जो भी टॉपिक है ये सारे मॉड्यूल से ही बनाए मैंने, जितने भी टॉपिक है सारे मॉड्यूल है, मैंने और किसी चीज को इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कहीं से करने की जरूरत होती। मॉड्यूल ही सफिशिएंट होता है। कोई भी सब्जेक्ट तो वैसे सभी के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन थ्योरी में तो पक्का ही मॉड्यूल करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल में तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी होती है। लेकिन थ्योरी में आपको क्या करना है, बस वो सारा जो है कंटेंट जो भी दिया गया है वो पता होना चाहिए। तो मैं आपको कोई भी टॉपिक करवाऊंगा, देन मैं आपको बता दूंगा मॉड्यूल में कितना कवर हो गया। मॉड्यूल की रीडिंग एक बार आपको करनी है, एक दिन में 4 से 5 पेजेस की होगी मैक्सिमम। 4 पेज पढ़ने में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, मॉड्यूल नहीं आया तब तक फोन में डाउनलोड कर लेना, 4-5 ही पेजेस है। क्या कितने दिन की बात है, एक चैप्टर हो जाएगा, इतने आ जाएगा, 10-15 दिन में तो आ ही जाएंगे। तो एक काम करो, जो बाकी 6 स्टूडेंट्स हैं इनका अभी फिलहाल ग्रुप 1 नहीं कर रहे, इनके मॉड्यूल ले लो, क्योंकि इनको तो ग्रुप 2 का मॉड्यूल कुछ करना ही नहीं ना, ऐसे आपस में एडजस्ट कर लो ना। और वरना फोन में कर लो, फोन में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4-5 पेज पढ़ने आपको, उसमें से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा हुआ सारा कंटेंट यहाँ पे है, जस्ट आपको रीडिंग लेनी है। उसका रीजन क्या है कि जब आप किसी चीज को पढ़ोगे थ्योरी के बारे में, तो आपको वर्ड्स मिलेंगे उसे लिखने के लिए, अपने आइडिया को कन्वे करने के लिए। ठीक है, कॉपी की जरूरत नहीं, ये जो आपके पास है इसी में नोटिंग करनी है, इसमें आपको ब्लैंक स्पेस है, इसी में करना है। क्वेश्चन सारा इसमें है, इसी में नोटिंग कर लेना, जिसको जो करना है। इसमें ब्लैंक स्पेस है वो नोटिंग के लिए, अलग से नोटबुक मत बनाना, इसी में आपका सब कुछ हो जाएगा। इसी में आपको दिख रहा है, एक बार ओपन करना नोट्स। सारा बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास ये जो ब्लैंक स्पेस है, इनमें जो भी लिखना है वो लिखा जा सकता है। हर जगह पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, जहां पे भी कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, हर टॉपिक में आपको जगह मिलेगी, चाहे उसके बारे में कुछ लिखना पड़े हमें क्लास में या नहीं, बट आपको स्पेस जरूर मिलेगा हर जगह पे। ठीक है, अब क्वेश्चन की रही बात, तो एमसीक्यू सारे आ गए, उसमें आपको कुछ नोटिंग करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, तो आपको लिखने की क्या जरूरत है। तो, तो नोटबुक में वो तो आप रफली लिख लो, उसके लिए नोटबुक लगाने वाली क्या बात है मुझे बताना। वो तो रफ में वैसे लिख के देख लो, वो तो आप रफ में अलग से लिख के देख लोगे, उसके लिए नोटबुक लगाने वाला क्या मतलब हुआ। कहने का मेन मकसद क्यों है, आप लगा लो मेरे हिसाब से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेन प्रॉब्लम आपको होगी। आप कुछ पार्ट बुक में लिख दोगे, कुछ नोटबुक में लिख लोगे, मेन टाइम पे कहां से पढ़ोगे। सिर्फ अभी के हिसाब से मत सोचो, ये भी सोचो कि एग्जाम टाइम में भी पढ़ना है उसे। फिर आपका जब इतना बिखरा हुआ होता है ना डेटा, तो आप उसे आखिरी में फिर सारा इकट्ठा नहीं कर पाते, वो बोधरेशन होती है माइंड में, और वो फिर कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाती। एक जगह पे होना चाहिए, तभी मैंने आपको कहा कि बुक में मैंने स्पेस और क्यों छोड़ा है, ताकि नोटबुक की जरूरत ही ना पड़े। एक बुक ही है जो आपका सब कुछ काम कर दे, यहीं पे आपकी जो नोटिंग होगी वही हो जाएगी, साथ में क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अलग से नोटबुक बना भी लो, लिखने के लिए कर लेना, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मत लिखना जो आपको बाद में पढ़ना हो, क्योंकि वो फिर बाद में आप नहीं पढ़ पाओगे। एक जगह पे होना चाहिए जो भी आपका सारा काम है। ठीक है, कोई किसी को कुछ पूछना है। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, पेपर के बारे में बता दिया, पढ़ना कैसे वो बता दिया। मेन आपको यही करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको याद भी रखना पड़ेगा, जैसे बिजनेस स्टडी में होता रहा, प्रोसेस होता रहा कई बार चीजों का, तो याद करना पड़ता है, नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। उसे मैं कितना भी कोरिलेट करवा दूं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, हाँ सेम वही सिस्टम है। आप बिजनेस स्टडी में क्या करते रहे, ऊपर की हेडिंग की उसका मीनिंग अंदर अपने आप लिख सकते रहे, वही चीज यहाँ पे है। हाँ बस एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो आपका ऑडिट हो, चाहे आईटीएसएम हो, चाहे लॉ हो, कोई भी सब्जेक्ट। लॉ तो खैर लीगल लैंग्वेज ही होती है,
थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी आंसर करो आप अपने हिसाब से आंसर बना सकते हो, ऐसा कहीं नहीं होता। बहुत सारे कहते हैं कि मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखो नंबर मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखनी होती है, हर एक जो आपका एक सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड मतलब वो टेक्निकल वर्ड्स ही होते हैं, उनकी जगह पे आप कोई वर्ड और यूज मत करो। वो टेक्निकल वर्ड उस जो सिचुएशन को परफेक्टली डिफाइन करते हैं, उन्हें चेंज मत किया करो। बस आपको वो परफेक्ट वर्ड जो होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उन्हें एज इट इज यूज करना है। आगे पीछे के वर्ड अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, वर्ड आ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब आप इसको अपने तरफ से कुछ और वर्ड मत यूज कर लेना, इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्ड यूज करोगे वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। कई बार हम सिंप्लिसिटी करने के लिए कुछ और बना देते हैं उसका, बट ऐसा कुछ नहीं करना। जो टेक्निकल वर्ड है उसी जगह पे उसी सेंस में उसको यूज करना है आपको। किसी को और कुछ पूछना है क्या? ऑब्वियस सी बात है, पूरा सिलेबस देखो, मैंने जो मेरे हिसाब से सोचा है, मैं ये सोच रहा था कि अभी आज तारीख है 8 मार्च, ठीक है, 30 अप्रैल तक एसएम पूरा करना है हमें, ठीक है, जिसमें हमारे टेस्ट भी हो जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। 30 अप्रैल तक हमारा 50 नंबर का पूरा हो जाएगा। ये अगर हम लगभग 1.5 महीने के टाइम पीरियड में कर लेंगे, तो बाद वाले में अगर हम 3 महीने भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारा फिर कब तक हो जाएगा? 31 जुलाई तक। 3 महीने लगेंगे नहीं एसएम में, आईटी में, ठीक है, 3 महीने नहीं लगते। बट मैं आपको कह रहा हूं अगर हम स्लो भी करें उसे, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है और वहां पे याद रखने वाला कंटेंट ज्यादा होगा, तो वहां पे हम 3 महीने भी फिर लगा सकते हैं, अगर इसे हम टाइमली पूरा कर देंगे। और इसमें इतना टाइम लगने वाली चीज है भी नहीं, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन? कोडिंग टाइप लैंग्वेज होती है वो, फाइनल लेवल पे इसका होता था, इसका होता था, इसका होता था वो तो वैसे हटा दिया गया है। उसी का छोटा भाई है मान लो उसी के फैमिली में पढ़ता है, वैसा वैसा सही है, बट वैसा नहीं है जो एक्चुअल में वैसा जैसे इसका था वैसा नहीं है, थोड़ा फर्क है। हाँ, ये काम आता है आप जब बड़ी कंपनी में ऑडिट करने जाओगे। देखो मेन पर्पज रहता हूँ कि आपको ईआईएस पढ़ाने का क्या मकसद है, एसएम पढ़ाने का मकसद है आपको बिजनेस के बारे में पता चले, बिजनेस में स्ट्रेटजीज, कंपटीशन, इन सब के बारे में पता चले। ईआईएस का मेन मकसद क्या है? पहले क्या होते थे, अकाउंटिंग वगैरह बहुत सिंपल होती थी, बट आजकल बहुत हाईली कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज करने लगे कंपनियां। ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करती है जैसे मान लो अमेजन है, अमेजन में अपने आप एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली जो है सेल का ट्रांजेक्शन भी जो हो जाता है, मतलब हम ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं, क्या वहां पे कोई अकाउंटिंग करने बैठा है? कोई अकाउंटिंग नहीं करने बैठा, ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाती है। जैसे मैंने कोई ऑर्डर डाला तो वो ऑटोमेटिकली अमेजन की बुक्स में एंट्री पोस्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में एज द ऑडिटर हम जब चेक करने जाते हैं तो हमें ये चेक करना होता है क्या वो सिस्टम सही है या नहीं। बिकॉज अगर मान लो सेल की एंट्री होनी क्या चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन उस सिस्टम को गलत प्रोग्रामिंग करके बनाया गया और उसमें हर बार सेल की एंट्री होती है सेल अकाउंट डेबिट टू कैश। सिस्टम को तो नहीं पता ना गलत है या सही है, सिस्टम को तो जैसे बता दिया वो वैसा कर रहा है। एज अ ऑडिटर हमें चेक करना है क्या सिस्टम सही है या नहीं। तो यानी कि आपको जब कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऑडिट करनी है तो आपको कुछ टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, उसी पर्पज से सब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है ना। वो कोई काम नहीं आएगा, वो कोई काम नहीं है जैसे वो एमएस एक्सेल में कैसे फाइलें बनाते हैं, पावर पॉइंट कैसे बनाई जाती है, वो वाला सिस्टम नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम यहाँ पे करके देख सके, बिकॉज सभी चीजें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। जैसे एक पूरा चैप्टर बना रखा है कोर बैंकिंग सोल्यूशन पर, सुना है क्या होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन? क्या कोर बैंकिंग सोल्यूशन? बैंक्स जितने भी हैं, बैंक जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मान लो मेरा अकाउंट है यूनियन बैंक में हिसार में, मैंने पैसा निकलवाया, दिल्ली में भी मेरे अकाउंट की डिटेल मेंटेन हो रही है, क्या मैं अब वहां से फिर से पूरा पैसा निकलवा सकता हूँ? ऑटोमेटिकली एक जगह पे अपडेट हो जाता है सारा डेटा, आप कहीं पे ट्रांजेक्शन कर लो। आप चाहे नेट बैंकिंग से करते हो, गूगल पे से करते हो, एटीएम से करते हो, ब्रांच से जाके करते हो, क्या हर बार आपका डेटा हाथों हाथ अपडेट हो जाता है या नहीं? अगर सोचो ना हो तो, मैंने एक बार तो एटीएम से निकलवा लिए, फिर ब्रांच से भी निकलवा लिया और फिर गूगल पे भी कर दिया। तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर जो बैंक यूज करते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन उसे कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या फ्रॉड के चांसेस हैं, कैसे उसे बनाया जाता है, कैसे उसे मेंटेन करना है, ऑडिटर के रिलेशन में जो ड्यूटीज है वो सब के बारे में बताया गया है। तो ये होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं बहुत सारे, वो वहां पे पढ़ेंगे हम, फ्रॉड भी हैं, कुछ फ्रॉड के बारे में बताया जाएगा कैसे कैसे फ्रॉड भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, जैसे कई सारी चीजें आपको ऐसे दिखेंगी जो आपने मूवीज वगैरह में देखी है, वो भी चीजें मिलेंगी सिक्योरिटी से रिलेटेड या सिक्योरिटी ब्रीच से रिलेटेड, कैसे सीसीटीवी कैमरास को हैक किया जाता है, देखा है कई मूवीज में, जहां पे आपके पास सीसीटीवी कैमरास को हैक किया जाता है, उनकी जो
जो वो कैप्चर कर रहे हैं वीडियोस उनको चेंज कर दिया जाता है। तो इस टाइप की चीजें भी बहुत सारी हैं उसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत इजीली कोरिलेट कर पाओगे। कुछ टेक्निकल है जो आपने सुना भी नहीं होगा, बट उसे भी हम कोशिश करेंगे जो एग्जांपल से लेके करें। बट अगर आप ये कहोगे रियल लाइफ में करके दिखाओ, मैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन कहाँ से लाऊंगा? एक एक सॉफ्टवेयर वो 5-5 10-10 करोड़ का आता है, इससे भी ज्यादा, बल्कि इतने में तो आता भी नहीं होगा। इतना एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर बताओ कहाँ से लाऊं? क्या? मेरे को हैकिंग नहीं आती, मैं जस्ट वो बता सकता हूँ भी ये तरीके होते हैं। मैं कोई आईटी एक्सपर्ट थोड़ी बैठा हूँ। हाँ, क्या? कोर बैंकिंग नहीं, बैंक ऑडिट मैंने कभी नहीं की। मैंने बैंक ऑडिट नहीं की। तो बैंक ऑडिट जिसने की होती है, और बैंक ऑडिट में भी ये नहीं कि ब्रांच ऑडिट, जिन्होंने मेन जो हेड ऑफिस होता है ना, एक हेड ऑफिस होता है, जैसे एसबीआई का एक हेड ऑफिस होगा जहां पे उनका सीबीएस पड़ा है, ठीक है, हर एक हेड ऑफिस में होगा उनका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उसकी ऑडिट करने वाले बहुत हाई लेवल के, और उसमें जनरली आईटी प्रोफेशनल और सीएस की टीम होती है, मिक्स करके होती है, वो दोनों मिला के ही करते हैं। तो मैंने ऐसी कोई इतनी बड़ी लेवल की ऑडिट नहीं की है ना। कोई शौक नहीं है मुझे। कुछ चीजें ना दूर से अच्छी दिखती हैं, पास जाने के बाद ऐसा लगता है ना, मजा नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को और कुछ पूछना है क्या? क्लास निकालने की प्लानिंग तो नहीं है ना कि 1 घंटे क्लास निकालते, आधा घंटे की जा चुके ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पहला, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत स्पेस, इसमें कुछ कुछ लिख लेना अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे। मैं जहां पे कुछ लिखने वाला होगा मेन पॉइंट, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। बाकी जगह पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, एक दो पॉइंट में बोल दूंगा, ठीक है। ये जनरल टॉपिक है जो बुक्स में नहीं है, जो मैं अपने हिसाब से वैसे लिखवा रहा हूँ आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं जहां पे मेन पॉइंट हो खुद बोल दूंगा कि ये चीज लिख लो, बाकी जगह पे अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है। यही सब्जेक्ट का नाम भी है और यही हमारा पहला चैप्टर है। क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस प्रोफेशन को? और कोई आंसर? थोड़ा सा खुद आप इंटरेक्शन करोगे तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी बनेगा, और आपको भी सब्जेक्ट करने में मजा आएगा। बहुत प्रैक्टिकल वैसे बोरिंग बन जाता है अगर मैं मान लो प्रैक्टिकल केस स्टडीज ना डालूं, बट प्रैक्टिकल की वजह से आपको ये दिखेगा कि वही सारी कंपनी से जो हमारे आसपास है और वो क्या काम कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? अपने अपने हिसाब से आंसर बताओ। ठीक है, और? वर्ड स्ट्रेटजी का मतलब सभी को समझ में आता है? क्या होता है स्ट्रेटजी? कुछ भी प्लान्स बनाना है कि कोई पर्टिकुलर चीज हम कैसे करेंगे। अभी जब मैं आपको ये कह रहा था कि हम 1.5 महीने में ये वाला पूरा करेंगे, फिर 3 महीने में आईटी पूरा करेंगे, ये भी एक स्ट्रेटजी थी या नहीं? हम स्ट्रेटजी लगा रहे थे इसमें भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एसएम एक इजी सब्जेक्ट है, आईटी में ज्यादा टाइम लगा लेंगे। क्या हम हमारे टाइम रिसोर्स को सबसे बेटर वे में यूटिलाइज करने के लिए, सबसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करने के लिए एक प्लान बना रहे थे या नहीं? क्या ये भी स्ट्रेटजी थी या नहीं? तो क्या स्ट्रेटजी सिर्फ बिजनेस में लगती है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में स्ट्रेटजी नहीं लगती, स्ट्रेटजी हर जगह लगती है। आप स्टडी करते हो उसमें स्ट्रेटजी लगाते हो, आप कॉन्शियसली नहीं लगाते बट अनकॉन्शियसली सभी जगह पे आप स्ट्रेटजी लगाते हो। आप खुद प्लानिंग बनाते हो, यानी कि अभी ये कर रहा हूँ फिर ये कर लूंगा, या फिर आज इस चीज का होमवर्क कर लेते हैं, कल इस चीज का होमवर्क कर लेते हैं। करना कोई नहीं होता वैसे, बट प्लानिंग तो यही करते हो, एग्जीक्यूशन तो किसी चीज का नहीं करते। बट ये भी क्या स्ट्रेटजी है या नहीं? ये सब कुछ क्या है? स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी मतलब प्लान्स बनाना कि कोई पर्टिकुलर चीज कैसे की जानी चाहिए, क्यों बनाई जाती है। हम स्ट्रेटजी, मैं आपको क्यों कह रहा था कि ऐसे ऐसे करते हैं ताकि अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो क्या बिजनेसेस भी अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे या नहीं? बनाएंगे। एक और रीजन भी होता है स्ट्रेटजी बनाने का, बता सकते हो कोई क्या है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और फ्यूचर फ्यूचर के लिए कह सकते हो। आज के टाइम पे फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन हो गया है। जैसे देखो अब अचानक से वॉर स्टार्ट हो गई, क्या सभी बिजनेसेस पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है? नहीं, सभी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब जैसे देखो आपके आसपास आपने कितना सुना होगा, काफी सारे लोग ने ना तेल स्टॉक करना शुरू कर दिया है, कर रहे हैं, क्योंकि एंटिसिपेशन है कि रेट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा भी। वोटिंग खत्म हो गई, अब प्राइस बढ़ेगा उसका। वोट चल रहे थे इसलिए जो है प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, बाकी प्राइस बढ़ेंगे। अब कम से कम जा रहे हैं तो 10 से 12 रुपए पर लीटर लगभग बढ़ने के चांस हैं। क्या? तो आज के टाइम पे फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, अचानक से कोई भी चीज हो जाए जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होता है। तो आज बिजनेस उतना सिंपल नहीं रहा जितना पहले होता रहा। अब पहले बिजनेस का सिस्टम क्या होता रहा, कैसे होता रहा बिजनेस, बताना पहले। बार्टर सिस्टम, यहाँ पे दो बंदे दिख गए, तू ले केला ले और सेब दे, तो हो गया बार्टर सिस्टम।
और क्या खास बात होती थी पहले? शिप से भी कुछ कोरिलेट कर लो, शिप भी दिख रही है। वैसे मैंने इमेजेस क्यों डाली पता है? इमेजेस डालने का रीजन क्या है? सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं होता। आप एक चीज देखना, आपके दिमाग में वर्ड्स नहीं छपते लेकिन इमेजेस छपती हैं। तो वो चीज याद रखने में, उसे वापस जो है एक बार आपको माइंड में लाना हो, तो उस चीज के लिए केस में भी आपकी इमेजेस ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए मैंने इमेजेस डाली है, क्योंकि इमेजेस जो है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है माइंड में, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अब शिप का बता दो कुछ। शिप से रिलेटेड जो भी वर्ड हो सारे बोल दो। कहीं ना कहीं तो कोई तो मैच करेगा ही करेगा। टाइटन, डुबा दो इसको। देखो, पहले जो बिजनेस होते थे, सारे जो बिजनेस थे वो क्या होता रहा कि हर कोई बिजनेस नहीं करता रहा पहले। गिने चुने व्यापारी होते थे। और व्यापार कैसे होता था? मतलब आप एक शहर से कोई चीज लाओगे और उसे किसी दूर के शहर में बेचोगे, ठीक है। बेसिकली एक जगह पे किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है या अच्छा क्वालिटी का है, उसे एक जगह से किसी दूसरी जगह पे लेके जाया जाता रहा। जैसे इंडिया में हमेशा से कपड़े जो रहे हैं वो काफी अच्छे माने जाते थे। इंडिया के जो व्यूवर्स होते थे कपड़े बहुत अच्छे बुनते थे, तो इंडिया से कपड़ों का हमेशा एक्सपोर्ट वगैरह चलता रहता रहा। अब बाहर के देशों से मसाले वगैरह बहुत अच्छे आते थे, तो मसाले इंडिया में आते रहते थे। तो यही व्यापार होता रहा, और ये हर कोई नहीं करता रहा। बड़े बड़े कारोबारी होते थे, उनकी पूरी शिप की शिप जो है यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट होती थी, और बड़े बड़े व्यापारी ही व्यापार करते थे। मतलब हर कोई बिजनेस नहीं करता रहा। क्या पहले आज के जैसा कंपटीशन था? कोई कंपटीशन नहीं था। इवन पहले तो क्या होता था, आपके जो है एरिया बटे होते थे कि इस एरिया में यही काम करेगा। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी। मोनोपोली भी क्या, उस एरिया में आपको ही लाइसेंस मिला हुआ है कि आप ही व्यापार कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जो एक्चुअल में कंपनी बनाई गई थी कि आप इंडिया की साइड जो है आप अकेले व्यापार करोगे और कोई कंपनी इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट उन्होंने व्यापार करते करते अपने आप को वहां का जो है इंडिया का जो है धीरे धीरे करके उस पर राज करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि कुछ टाइम बाद, जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ये लगा कि ये संभाल नहीं सकते, तो वापस उसका जो पूरा कंट्रोल था वो यूके गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने अंडर ले लिया था कि अब हम संभालेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं संभालेंगे। बट पहले किया गया था, हर कंपनी को एरिया दे दिया था कि इस साइड आप करोगे व्यापार और कोई आएगा ही नहीं। तो एक बार बताओ, जब उस एरिया में मुझे ही माल बेचना है, मेरी मोनोपोली है, तो क्या कोई कंपटीशन होगा? कोई कंपटीशन नहीं होगा। पहले बिजनेस बहुत ही सिंपल होते थे। अभी लिख लो 3-4 पॉइंट। अर्लियर बिजनेस सिस्टम बुक में नहीं मिलेगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप सब्जेक्ट को ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं लिखनी, बस 3-4 पॉइंट बना लो शॉर्ट फॉर्म। जैसे मान लो आपके पास इस टाइप से बना लो, बार्टर सिस्टम, एक हेडिंग बन गई। पहले बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती थी? बार्टर सिस्टम होता था, सिंपल बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल भी बहुत सिंपल होते थे। बिजनेस मॉडल क्या होता है? अब आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड पता चलेंगे धीरे धीरे करके जो आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को काफी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ताकि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो बिजनेस रिलेटेड, कुछ भी करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा ये लगे कि हाँ अब हम चीजों को ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल की कैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं जोमेटो, तो जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या है? उन्होंने एक ऐप बनाया, रेस्टोरेंट वगैरह वहां पे इनलिस्ट हो सकते हैं, उन्हें उसके बदले में फीस देनी होती है, सामान बिकता है, कमीशन भी ले लेते हैं, तो ये उनके लिए इनकम का सोर्स होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, आप उस पर सामान बेचना, हमें बदले में कमीशन दे देना, और आपके एडवर्टीजमेंट की भी हमें कुछ पेमेंट आप कर देना। तो ये बिजनेस मॉडल है, आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो पहले बिजनेस मॉडल सिंपल होते थे। क्या होता रहा? एक जगह से गुड्स परचेज किए और दूसरी जगह सेल कर दी, यही चीज होती थी। या किसी को सर्विस देनी तो सर्विस दे दी। पहले भी होता रहा कैसे? जोमेटो, उबर, ओला, कोई था कुछ ऐसा? कुछ नहीं था। तो पहले बहुत ही सिंपल सिस्टम थे। और कंपटीशन कैसा था? बहुत ज्यादा था या बहुत ही कम कंपटीशन था? आप कह सकते हो नेग्लिजिबल कंपटीशन, ना के बराबर था। मोनोपोलीज होती थी बेसिकली। मोनोपोली आपकी होती थी मार्केट में, तो कुछ बड़े बड़े ही व्यापारी होते थे। आप इसमें ये भी कह सकते हो वेरी फ्यू ट्रेडर्स, वेरी फ्यू बिग ट्रेडर्स भी कह सकते हो। और समुद्री डाकू एक्चुअल में होते थे उस टाइम पे, क्योंकि सारा जो माल जो जाता रहा वो समुद्र के थ्रू जाता रहा। तो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो?
ये मुझे पता नहीं, ये मैंने देखा नहीं कभी, एक आंख पे पट्टी होती थी या नहीं, पता नहीं कुछ चीजों की इमेजेस ही ऐसे क्यों बनाई गई है। मुझे लगता है कि वो इसलिए होता रहा क्योंकि उन्हें दूरबीन का इस्तेमाल करना होता है लगातार, तो दूरबीन में बेटर तभी दिखता है जब आप एक आंख बंद कर लेते हो, तो वो कहते रहे एक आंख परमानेंट ही बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगातार बार बार देखनी होती है, तो मुझे लगता है कि उसका ये लॉजिक हो सकता है। कहाँ से बात एक्चुअल में होता है, आप दूरबीन वगैरह यूज करना एक आंख बंद करके ही फिर ले लेते हैं, अब तो है नहीं ना, अब नहीं है। तो ये पहले के बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक होती थी। आज क्या हो गया है, आज के टाइम में पहली बात बिजनेस स्ट्रक्चर्स एंड बिजनेस मॉडल बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अब आपको दिखने में कुछ और दिख रहा हो, जैसे फेसबुक, आपके हिसाब से फेसबुक क्या करती है, आपके हिसाब से फेसबुक सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेबसाइट देती है जहां पे आप आपस में चैट कर सकते हो, एक व्हाट्सएप दे देती है जिसमें आप चैट कर सकते हो, इंस्टाग्राम दे दिया रील बना लो, आपके हिसाब से तो यही है। बट क्या वो कमाई कर रहे हैं या नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा, बट एक्चुअल में उनका भी पीछे बहुत बड़ा मॉडल चल रहा है जिसमें वो बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं। अब हमें लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं कमा रहे, वो कैसे कमाई करेंगे, फ्री में यूजर आ गए, फ्री में इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया, फ्री में हमारी रील अपलोड हो गई, तो पैसे कहाँ पे आए, बट वो कमाते हैं, वो उनका बिजनेस मॉडल है। अब ऐसे ही जोमेटो है एक बिजनेस करने का, वो भी तरीका। तो आज के टाइम पे बिजनेस स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, बार्टर सिस्टम नहीं है, अब क्या है, मनी है जिसे आप यूज करते हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आप खुद लिख सकते हो ताकि बाद में आपको ओवरऑल सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट समझने में और आंसर करने में आसानी रहे। तो पहली बात, आपके बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। दूसरी बात, आपके पास अब बार्टर सिस्टम नहीं है, बार्टर सिस्टम एक लिमिटेशन थी कि आपको जो है वही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो आपकी रिक्वायर्ड चीज लेके घूम रहा हो, ठीक है। तो वो दोनों तरफ से मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता था, कई बार ऐसा होता था कि मुझे जो चीज चाहिए सामने वाले को हो सकता है ना चाहिए वो, तो आपस में वो दिक्कत आती थी, जिसका काम किसने खत्म किया, मनी ने, ठीक है। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक है आज के बिजनेस की, क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, नहीं कंपटीशन बहुत हाई है, हाँ गला काट, कट थ्रोट कंपटीशन, तो कंपटीशन बहुत हाई है, ये भी आज के बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके अलावा क्या ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट या ओवरऑल आप कह सकते हो वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर बन गया है, क्या वो भी आपस में इतना ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरकनेक्टेड हो गया है जिसकी वजह से आपके बिजनेसेस अब एक सेपरेशन में, आइसोलेशन में रह ही नहीं सकते। अब जैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, क्या किसी भी देश ने वापस रशिया पे अटैक किया है, क्या किया गया बदले में, उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, सैंक्शन लगाए गए मतलब रोक लगा दी गई। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा कि हम वहां पे अब कोई काम नहीं करेंगे, उन्होंने वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब ने कहा कि अब रशिया की कोई भी वीडियो को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, मतलब वो वीडियोस अपलोड करेंगे, व्यूज आएंगे, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे कुछ भी, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी ने वहां से जो है अपने हेड ऑफिस निकालिए, बोले हम यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे। उनके उन्हें जो है पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है, रशियन जो कंट्री के बैंक से उन्हें पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है। इवन ये तक कहा जा रहा है कि हम यहाँ से तेल भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के देश में, आज के टाइम में एक देश फाइनेंशियली आइसोलेट नहीं रह सकता, कोई भी देश हो, इवन अमेरिका तक अकेला खुद से कुछ नहीं कर सकता, इंटर रिलेटेड ही बहुत हो गए हैं। क्या पाकिस्तान अब भी जिंदा है, तो वो क्या, वो भी आइसोलेटेड नहीं है। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सभी का होता है, उसका भी होता है, क्या इंडिया के साथ उसके व्यापार नहीं होते, इंडिया के साथ भी बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, सब कुछ होता है। एक देश आज के टाइम पे फाइनेंशियली आइसोलेट नहीं रह सकता। ये क्यों हुआ है, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से आप जो है आपस में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो ओवरऑल बिजनेसेस की। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया था, 1991। इसका आपको किस्सा पता है, ग्लोबलाइजेशन जब आया इंडिया बिल्कुल कंगाल हो गया था एक टाइप से, इंडिया के फॉरेन रिजर्व सिर्फ 4 या 5 दिन के बाकी थे, सिर्फ, हाँ, कि आपको ओपन करना पड़ेगा बिकॉज आपको लोन चाहिए था। इंडिया के पास डॉलर खत्म हो गए थे, इंडिया के पास सिर्फ इतना डॉलर था कि 4-5 दिन का तेल और खरीद सकते थे, बाकी सब खत्म हो गया था, यानी कि 4-5 दिन बाद इंडिया के पास तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं बचता। अब इसके लिए उन्हें डॉलर में लोन चाहिए था, बट कंडीशन ये लगा दी गई कि आपको ट्रेड बैरियर्स हटाने पड़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब बेसिक था क्या आइडिया इसका, कि इंडिया में उससे पहले कोई कंपनी बाहर से आके इंडिया में काम नहीं कर सकती थी, सिर्फ इंडिया की ही कंपनी इंडिया में सामान बेच सकती थी, बाहर से कोई कंपनी नहीं आ सकती थी। तो वो चीजें सब अलाउ की गई। आज के टाइम पे आप देखोगे इंडिया में हम इतने सारे टाइप के सामान देखते हैं, कितने सारे आइटम है, मोस्ट ऑफ द आइटम सारे बाहर वाली कंपनी के। क्या एचयूएल इंडियन कंपनी है, एचयूएल कोई इंडियन कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक्चुअल में इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक्चुअल कंपनी यूनिलीवर लिमिटेड है। और इनकी एक तरीका है, जिस भी देश में जाते हैं उसका नाम आगे लगा देते हैं। अमेरिका में इसे अमेरिकन यूनिलीवर लिमिटेड कर देंगे, इंडिया में हिंदुस्तान कर दिया। और हिंदुस्तान क्यों किया गया,
ताकि इंडिया वालों को लगे कि हमारी ही कंपनी है। हाँ, ये लगेगा कि ये लगता रहा क्या, लगेगा ही। अगर ये इंडियन वर्ड यूज करते ना तो नहीं लगता, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान यूज कर लिया तो इस वजह से आपको लगेगा कि लोकल कंपनी है। हाँ लगभग मोस्टली एक, जैसे माइक्रोमैक्स इंडिया की कंपनी थी, माइक्रोमैक्स इंडिया कंपनी थी, अब उसका बेचारे मुक्का टूट गया सिंबल याद है माइक्रोमैक्स का? माइक्रोमैक्स का मुक्के वाला निशान था क्या? लेनोवो नहीं, बाहर की कंपनी। लावा इंडिया का था। नोकिया सैमसंग की है ना, कोरिया की है। नोकिया कोरिया की है, सैमसंग कोरिया की है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में जो है ना, मेजर जितनी भी कंपनी कोरिया की है। हाँ, लावा अभी भी है, बट वो लावा के अब वो दूसरे वाले फोन बिकते 600-700 जो फेंक फेंक के मारने के काम आते हैं, और कोई काम नहीं आते वो। इतने इतने फोन होते हैं, वो फेंक के मार दो किसी को, सिर फूट जाएगा, फोन नहीं टूटेगा नोकिया वाले भी ऐसे थे क्या समझ में? लाइफ पता नहीं, ध्यान नहीं है, इतने ब्रांड्स भी नहीं पता, क्योंकि वही बात है कि कितना कोई जान सकता है मतलब। हाँ, जियो का फोन भी है, वो इंडिया का है, प्योर इंडियन है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा चीजें आपस में लिंक हो गई हैं, जिसकी वजह से आज कोई आइसोलेशन में नहीं रह सकता। आप इतनी सारी कंपनीज देखोगे वो इंडिया में क्यों आ पाई हैं, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से पहले थी ही नहीं, सिर्फ इंडियन कंपनीज ही माल बेचती थी, ठीक है। तो हेंस आज के टाइम पे बिजनेस कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो गया और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन वजह से जैसे पहले बिजनेस होता रहा वैसे अब नहीं हो सकता। कि पहले ऐसे होता था, मैनेजमेंट है, वो टीम मीटिंग की जा रही है, बोर्ड मीटिंग, डिसाइड किया जा रहा है कहाँ पे पैसा लगाएं, कहाँ पे क्या किया जाए, कुछ नहीं होता रहा। बहुत ही सिंपल बिजनेस होता रहा, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं होता रहा, मोनोपोली बिजनेस होते थे, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। बट आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ गया है, गवर्नमेंट की इतने रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतना कुछ है, जिसकी वजह से अब आपके पास सिंपल वैसे के वैसे आप बिजनेस नहीं चला सकते जैसे पहले चलाते थे। पहले सिंपल एक ही रूल होता रहा, गवर्नमेंट का एक ही रूल था, मतलब राजा का रूल होता रहा, आपने कुछ कमाया उसमें से कुछ हमें दे दो, उसके बाद आप कुछ भी करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप मजदूरों को मार मार के काम करवाते हो, आप उनसे 15 घंटे काम करवाते हो, 20 घंटे काम करवाते हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बट आज के टाइम पे कैसा है होता है, आज के टाइम पे हर चीज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बहुत ज्यादा फर्क आया है पहले और आज के टाइम पे, और ये चीजें बहुत इजीली समझी भी जा सकती हैं। इस वजह से पहले के तरीके से बिजनेस अब नहीं चलाया जा सकता, तो हमें बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना जरूरी है, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैनेज करना जरूरी है। इसी वजह से हमें ये सब्जेक्ट ओवरऑल जो एसएम बनाया गया है, इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लिख लिया इसमें जो लिखना था? हाँ, तो बस आपको कोई थ्योरी का, ये बुक में है ही नहीं, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि पहले क्या बिजनेस होते रहे, आप बताओ क्या बिजनेस हो गए। और एक और चीज, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, कि ये सोचो कि हमको 5-5 10-10 पेज भरने के लिए कंटेंट चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक पेज एक साइड का, मतलब ये आपका अगर आंसर इतना कर दोगे तो भी काफी होता है। क्या ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको आधा कर दो, मतलब 75%। बट डिपेंड ये भी करता है कि क्या कंटेंट मांगा गया है। कई बार क्वेश्चन में 5 नंबर का होता है, बट 3-4 पार्ट पूछ के काफी सारी चीज पूछ ली जाती है, फिर उसमें बड़ा भी हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में ज्यादा चीज है ही नहीं, तो आप जितना आंसर है उतना ही लिख दो। पहले तुम ही कर लो। तो आपके पास क्वेश्चन मान लो 5 नंबर में आया, लेकिन उसमें आंसर में कुछ ज्यादा बनता ही नहीं, तो बिना काम खींचने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप कोई बीकॉम का पेपर नहीं निकले जो आपके पास नाप नाप के आपको आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट का पेपर है, प्रोफेशनली कीजिए, जितना आंसर बनता है, आपको लगता है यही चीज आ सकती है उतना ही कर दीजिए, बिना काम फालतू में लेंथ बढ़ाने की कोई जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, 2 टेस्ट में आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप अपना पहला टेस्ट देखना और तीसरा टेस्ट देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस पॉलिसी। क्या होती है बिजनेस पॉलिसी? बिजनेस पॉलिसी क्या होती है? ये दिख रहा है, आज नगद कल उधार, देखा है टैग, दुकानों पे देखा होगा। या हमें उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, या ग्राहक एक राजा होता है, वो कभी किसी से उधार नहीं मांगता, मतलब अलग अलग टाइप की चीजें लगाई जाती है। ये सारी चीजें क्या है? ये एक बिजनेस पॉलिसी को शो करता है। किस बिजनेस पॉलिसी को? सब मुंह माया आती है ये आपकी पॉलिसी है, नो क्रेडिट पॉलिसी।
नो क्रेडिट पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है सभी चीजें कि हमारे यहाँ पे उधार सामान नहीं बेचा जाता। आप किसी भी वे में लिख दो, लेकिन इसका मीनिंग एक ही बनता है कि उधार मत मांगना, उधार सामान हम नहीं बेचते, हमारे पास सिर्फ नगद का काम किया जाता है। ऑल दो स्टिल क्या वो उधार बेचता है या नहीं? उधार तो बेचते ही हैं, बिकॉज उनको जो सामान बेचना होता है। क्लास बंद कैसे हो गया अपने आप? अच्छा, ऐसा कुछ भी है क्या? एक सेकंड फिर से ऑन कर देता हूँ। ठीक है, हो गई। ये पीपीटी है। पीपीटी में फिर मैंने सारी पीडीएफ में डाले नहीं ना सभी इमेजेस, फायदा क्या इतने सारे इमेजेस डाल के। आप पीपीटी लेना, मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको वैसे भेज दूंगा, प्रिंट का क्या करना है। और वैसे भी उसमें दिखेगा भी नहीं, बहुत सारी इमेजेस तो बिल्कुल ब्लर हो जाएंगी, फीकी हो जाएंगी। ये यहाँ पे कलरफुल है, वहां पे कलरफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंपनी जब कहती है आज नगद नगद कल उधार, इसका मतलब क्या होता है? नो क्रेडिट पॉलिसी। तो ये भी एक पॉलिसी है। तो बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन सिचुएशन में कंपनी की मैनेजमेंट कैसे डील करेगी, वो आपकी बिजनेस पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई माल लेने आएगा तो हम उसको उधार नहीं बेचेंगे, तो ये आपका रूल बना रखा है आपने, ये आपकी बिजनेस पॉलिसी है। कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास जॉब करने आएगा तो उसका मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी करवाएगी, क्या ये भी एक पॉलिसी है या नहीं? ये भी पॉलिसी है। कोई भी अगर फीमेल आएगी हमारे पास जॉब करने के लिए और अगर मान लो उसकी प्रेगनेंसी होती है तो मैटरनिटी लीव के नाम के हम उसे 5 महीने की लीव देंगे, कोई कंपनी कहती है 8 महीने की लीव देंगे। तो ये भी क्या है, क्या ये भी पॉलिसीज है या नहीं? ये भी पॉलिसी है। एक एम्प्लॉय आता है, उस एम्प्लॉय को हम सैटरडे संडे ऑफ देंगे और इसके अलावा आपको 2 वीक ऑफ और मिलेगी पूरे महीने में, पेड होंगी वो, ये भी क्या पॉलिसी है या नहीं? ये सारी चीज क्या है? महीने में 2 दिन, कोई ना 2 दिन मान लो, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, टॉपिक नहीं समझ रहे, दिन के पीछे पड़ गए। हाँ, तो मेन बात कहने का मतलब क्या है, कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशन में कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाती है कि हम ये चीज करेंगे, ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। कुछ पर्टिकुलर एक्शन लेना हो तो हमें ये चीज करनी है, पहले से फिक्स कर दिया। तो ये होती है आपकी बिजनेस पॉलिसी। हमेशा बिजनेस पॉलिसी सोच समझ के बनाई जाती है। जैसे एक व्यक्ति जब कहता है कि मैं उधार नहीं दूंगा, क्या रीजन होता है उसका उधार ना देने का? बहुत सारे रीजन होते हैं। तो पहली बात, चलो सामने वाला पैसा दे देगा, लेकिन पैसा फंस जाता है, अब आपको माल लाना है तो उधार लेके आना पड़ेगा, तो ब्याज लगेगा। दूसरा, एक बात खास होती है कि जब आप माल लेके जा रहे हो तब आप कोई भी प्राइस एग्री करके चले जाओगे, अगर आप उधार लेके जा रहे हो तो ठीक है। आपने 4 या 5 ट्रांजेक्शन किए, 200-200 मान लो सामान ले गए आप, 200-200 करके टोटल 4 ट्रांजेक्शन में या 5 ट्रांजेक्शन में 1000 रुपए हो गए। आपने जब सामान लिया तब भी हो सकता है वो 250 का कह रहा था, आपने 200 का करके लिया हो, ठीक है। 5 ट्रांजेक्शन में आपने 1250 का सामान वैसे 1000 में ले लिया। अब जब वो व्यक्ति पेमेंट देने आएगा तो क्या लगता है 1000 देके जाएगा? अब वो कहेगा मैं तो 900 दूंगा या 800 दूंगा, करते हैं या नहीं? और दुकानदार भी ले लेता है, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है यार निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं एक बार निकाल लेते हैं। तो क्या डबल डबल डिस्काउंट वाली दिक्कत भी आ जाती है? नहीं। तो इस वजह से वो सोच समझ के कहता है कि मैं उधार बंद ही कर देता हूँ, बेड डेट्स होते हैं वो अलग। तो यानी कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो सब कुछ सोच समझ के बनाया जाता है कि हमें ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन रखने हैं जो हम डे टू डे ऑपरेशन में यूज करेंगे। तो बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्लियर है, आया ना? क्या होता है बिजनेस पॉलिसी? जो कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए या अपने मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखती है कि हमें क्या क्या करना है, तो वो आपकी सारी बिजनेस पॉलिसी होती है। एग्जांपल में आप कह सकते हो नो क्रेडिट पॉलिसी भी एक पॉलिसी है। एम्प्लॉयज आएंगे तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस हम सभी को देंगे, वो भी एक पॉलिसी है आपकी, ठीक है। और कंपनी कई बार जो है हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का भी रख सकती है, ये भी कंपनी की पॉलिसी होती है कि हम जब इंश्योरेंस सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं करेंगे, हम एंटायर फैमिली का करेंगे। ये लिख लो एग्जाम्पल पॉलिसी वाले में, जो टॉपिक है ना उसके नीचे लिख लो। जैसे नो क्रेडिट पॉलिसी, या फिर हॉलीडे रिलेटेड पॉलिसी कंपनी क्या होगी, मैटरनिटी लीव रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसीज हो सकती है। परचेज रिलेटेड भी पॉलिसी हो सकती है कि हम कम से कम 3 सप्लायर हर टाइम जरूर रखेंगे। ऐसा कंपनी क्यों करेगी? ताकि किसी एक पे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी ना आए, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीजें जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखते हो वो सब आपकी क्या होती है, पॉलिसीज ही होती है। ये आपके पास जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे आप लिख लो, ये जो स्पेस है। तो देखो आपको गिवन क्या है, कर लिया नोट सभी ने?
बिजनेस पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शन। अपने काम करने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बना रखी है जिसको वो फॉलो करते हैं कोई भी एक्शन लेते वक्त, ठीक है। It is the study of function and responsibility of senior management, the crucial problem that affects success in the total enterprise and decisions that determine the direction of organization and shape its future। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डेफिनेशन है तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, बट आपको ये डेफिनेशन याद रखनी जो इतनी आप सिंपल वे में भी इसको समझा सकते हो, ठीक है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है बता रहा है कि जो सीनियर मैनेजमेंट को अलग अलग काम करने हैं, अलग अलग फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, जो मेन डिसीजन लेने हैं, उसके रिलेशन में आप पहले से रूल्स रेगुलेशन बनाते हो कि क्या क्या किया जाना चाहिए, ताकि आपको बार बार उतना ज्यादा ना सोचना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई उधार सामान लेने आया, अगर कंपनी कोई पॉलिसी नहीं है तो आपको बार बार क्रेडिट उसके सामने वाले की क्रेडिट हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, क्या ये टाइम पे पेमेंट कर देता है या नहीं, क्या इसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बट अगर एक ही पॉलिसी है, नो क्रेडिट पॉलिसी, तो क्या आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिसीजन है, नहीं दे रहे उधार, ठीक है। तो ये होता है आपको गाइड कर देता है कि क्या एक्शन आपको लेना है। बिजनेस पॉलिसी आर सेट ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, बिजनेस पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहली बात, रेशनली डिजाइन। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, रेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, समझदारी के साथ। रैशनल वर्ड का मतलब होता है समझदारी के साथ, प्रूडेंस के साथ। तो जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है कि सब कुछ सोच समझ के ही बनाई जाती है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरी क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है, कि मैं किसी को उधार नहीं बेचूंगा, नो क्रेडिट पॉलिसी मतलब कंपनी में। लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर अगर उधार माल बेच रहा है, क्या मैं स्टिल नो क्रेडिट पॉलिसी रख सकता हूँ? रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? वो आपकी पॉलिसी है, आप रख सकते हो, बिकॉज आप अपनी असेसमेंट करोगे। आपको ये लग रहा है कि टोटल 100 में से 2 कस्टमर ऐसे होते हैं जो इस वजह से हमसे माल नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम उधार नहीं दे रहे। हो सकता है ऐसा, एक असेसमेंट होता है। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने उधार माल नहीं दिया तो मेरा जो है 10,000 की पूरे साल में सेल कम होगी, जिसपे मैं 50% कमा सकता था, तो प्रॉफिट कितना गया? 5,000। लेकिन अगर मैं उधार से सेल करता हूं तो मेरे 20,000 के तो बेड डेट्स हो जाते हैं। अब बताओ, ऑल दो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, क्या आप भी करोगे? वही कहते हैं ना कि वो उस कुएं में गिर रहा है, क्या आपको भी गिरना कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से असेस करोगे क्या आपके लिए वो चीज फायदेमंद है या नहीं। तो जब भी पॉलिसी बनाई जाती है, रैशनली डिजाइन की जाती है, आंख मीच के, ये नहीं कि हमारा कंपटीटर दे रहा है तो हमें भी देनी पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं है। आप असेसमेंट करो अपना। दूसरा, आप जब भी किसी की कोई पॉलिसी देखते हो तो उसकी डिसीजन मेकिंग को समझ सकते हो। जब एक दुकानदार कहता है मैं उधार माल नहीं बेचूंगा, तो क्या आप ये क्लियरली नहीं समझ सकते कि वो चाहता है कि वो कोई उधार माल ना बेचे, सिर्फ और सिर्फ कैश में सेल करे। उसे उसके बेड डेट्स ज्यादा होते होंगे, उसका कलेक्शन का खर्चा ज्यादा आता होगा। इस वजह से वो क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नगद माल बेचूंगा। तो जब भी आप पॉलिसी किसी की देखते हो तो आप समझ सकते हो कि क्या डिसीजन मेकिंग सामने वाला करना चाहता है। और तीसरा पॉइंट, पॉलिसी बना के आप अपने बिजनेस को बेटर हैंडल कर सकते हो, बिकॉज आपके पास पहले से स्टैब्लिश रूल है जिन्हें आप फॉलो करके ज्यादा बेटर वे में अपने बिजनेस को चला सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात, सोच समझ के बनाई जाती है। दूसरी बात, सामने वाले के डिसीजन मेकिंग को भी आप समझ सकते हो। और तीसरी बात, बिजनेस को अच्छे से चलाने में भी आपकी हेल्प करती है। तो ये आपके पास बिजनेस पॉलिसी। क्लियर है मीनिंग? आया ना? क्या होता है बिजनेस पॉलिसी? आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए जो प्री डिस्क्राइब्ड रूल्स बना के लगते हो, वो आपकी बिजनेस पॉलिसी होती है। जब भी आप किसी इस टाइप की चीज को डिफाइन करो तो एग्जांपल जरूर दे देना। जो आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड रूल्स रखते हो कि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या एक्शन लेंगे, वो आपकी पॉलिसी होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, आप साथ में एग्जाम्पल भी दे सकते हो। इसके बाद लिख लिए मैनेजमेंट। ये आपको होमवर्क में रीड करना है। मैनेजमेंट के 2 मीनिंग होते हैं, कौन कौन से बता सकते हो? मैनेजमेंट के 2 मीनिंग आपने पढ़ी है, दोनों डेफिनेशन है। मैनेजमेंट को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। ग्रुप ऑफ पीपल भी मैनेजमेंट कहलाता है, और जो वो काम कर रहे होते हैं वो भी मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं, बता सकते हो कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। वही चीज है। एक तो ये की ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे काम करते हैं, उस सेंस में आप डिफाइन कर सकते हो, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। और दूसरा आप इसे फंक्शन के तौर पे डिफाइन कर सकते हो। 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये वाला आपको पढ़ना है खुद से, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है।
टाइम भी हो गया, पता नहीं चला ना 1 घंटा कब में से हो गया। मैं तो आपको कह रहा था कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर मैं यही अगर मॉड्यूल उठा के पढ़ाऊंगा ना फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। मैं इसमें जो एक्चुअल केस स्टडी आपको बताऊं तो फिर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू मक्खन लगाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, आपको रीड क्या करना है, हम मॉड्यूल में से पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है मॉड्यूल में से डेली पढ़ना है। मैं आपको रोज बता दिया करूंगा टॉपिक कहां तक हो गया। तो आज हमने बिजनेस पॉलिसी क्या होती है वो पढ़ा है, और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको दिया है, बस इतना ही किया आज हमने। ठीक है, यहाँ तक, पेज नंबर 3 4 बस। वो एक पहले सीरियल आता ना, झुमरू नाम से कैरेक्टर होता रहा, वो बुक अपने सिर के नीचे रखता रहा और सारी बुक उसके दिमाग में आ जाती थी। किसी के साथ नहीं होती, वो सिर्फ सीरियल में था। कर तो ऐसे रहो जैसे बाकी सबके साथ पावर है। किसके साथ होते बताना। फिर तो सुबह रात को सारे किताब रख के सोते सिनारे सिराने पे इंटर के, और सुबह सारे इंटर पास मिलते हैं। कहने की बात होती है, देखो कैचिंग पावर कम ज्यादा हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बिना पढ़े सब कुछ जान लेगा या बहुत जल्दी पढ़ लेगा। हाँ, एक कैचिंग पावर में थोड़ा सा फर्क होता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। मुझे चीजें याद नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ बहुत ज्यादा। अब कोई किसी को बताऊं तो कोई विश्वास भी नहीं करता, बट मैं भूल जाता हूँ। मैंने क्या टेक्निक बना रखी है अपने आप ही, कि मैं उसे इमेजेस की फॉर्म में या रियल लाइफ से कोरिलेट करके करता हूँ। तो मैंने जब सेल्फ किया सारा, तो भी तब भी मैं यही तरीका करता रहा कि इस टाइप से मैंने कोई भी केस लिया, चाहे वो कंपेयर हो ना रहा हो, चाहे वो मैच हो ना रहा हो, धक्के से कर दिया बस, ताकि वो मेरे दिमाग में याद रह जाए, वरना दिमाग से निकल जाता है पॉइंट। हाँ, तो ये रीड कर लेना। क्वेश्चन अभी कुछ नहीं करने, क्वेश्चन सारे चैप्टर होने के बाद कर सकते हो, एक दिन में कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। फैन बंद कर दूं? अब गर्मी होगी मेरे को तो ये लग रहा है। बस, कि बंद ही कर दूं? ये बंद ही जैसा है वैसे। ये लो, पंखा ही तो है, चल रहा है तो भी पंखा ही है। बंद है तो भी पंखा ही है। हाँ रविंदर, पूरा सुनाना, क्या सुना रहे हो?